हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स। आज का टॉपिक है फ्लक्स। इंडक्शन जानने से पहले फ्लक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इंडक्शन क्या है, क्या होता है, नहीं होता है, उनसे मेन चीज़ आता है फ्लक्स को जान लेना। आप अगर फ्लक्स को जान लेते हो तो इंडक्शन को जानने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो आप देख रहे हो, मान लो कि आप ये क्या है, सरफेस है। क्या है ये? एक सरफेस है। इस तरह का कोई सरफेस, इस तरह का सरफेस है जिसकी ये लंबाई चौड़ाई है। तो इस सरफेस से होकर के जितना जितना इलेक्ट्रिक ऑफ लाइन क्रॉस करे, इससे पास करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहां से कितने लाइन क्रॉस कर रहा है, इससे होकर के इस सरफेस, इसी को इस तरह से रखे हैं तो कितने पास कर रहा है, 6। तो हम लोग कहेंगे कि फ्लक्स कितने हैं, 6। लेकिन इलेक्ट्रिकल में ये सारे फ्लक्स, इंडक्शन वगैरह ये विजुअल नहीं होता है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग साधारण तरीके से समझने का कोशिश करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लो आप कि एक गिवन पाइप से, ये पाइप है आपका, यह है, इससे होकर के वाटर फ्लो करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? वाटर फ्लो करवा रहे हैं। इससे होकर के वाटर फ्लो करवा रहे हैं। तो अब अगर ये कहा जाए कि इस गिवन पाइप से, ये दिए हुआ पाइप से होकर के कितने पानी का बहाव हो रहा है, कितने वाटर फ्लो हो रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसके एरिया को। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर ये इस रूप में हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया को और एक जगह का पानी जो है, इनकी डेंसिटी को अगर निकाल लें और उससे गुना कर दे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो पूरा पानी इससे निकल जाएगा ना, कि इस पाइप से होकर कितने पानी निकल रहा हो। इस पाइप से होकर के जो पानी निकल रहा है, जैसे अब इससे होकर के ये पानी निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इस होकर के ये पानी निकल रहा है। तो कितनी पानी निकल रहा है, इसकी गणना कैसे करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे कि कितने हैं। तो एक यूनिट, यानी 1 यूनिट एरिया में पानी की डेंसिटी क्या है, उनको इस दिए हुए पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम गुना कर दे तो ये पूरा पानी निकल जाएगा कि इससे होकर के कितनी पानी गुजर रहा है। ठीक इसी तरह से इस सरफेस से होकर के, एक सपोज कर लो ये लूप है, इस लूप से होकर के जितना इलेक्ट्रिक ऑफ लाइन गुजर जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स। लेकिन इतना साधारण नहीं है जितना हम लोग इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें। आइए इसमें और सारी चीजें मान के चलो, इस सरफेस से होकर के कितने लाइन गुजर रहा है, तो अभी गिन लिए कितने, 6। सपोज कर लो कि इसकी डेंसिटी और बढ़ जाए, और ज्यादा इससे होकर के निकलना शुरू कर दे इसी एरिया में। हो सकता है इस तरह से भी हो सकता है कि इसकी एरिया क्या करे, बढ़ा दे, इसकी डेंसिटी बढ़ा दे। जब इसकी डेंसिटी बढ़ा दे तो इसी एरिया से होकर के अब देखो ढेर सारा क्या है, मैग्नेटिक ऑफ लाइन क्रॉस कर रहा है। पहले कम कर रहा था, पहले 6 लाइनें क्रॉस कर रहा था, लेकिन अब इसकी क्या किए, डेंसिटी बढ़ा दिए। जब डेंसिटी बढ़ा दिए तो अब कितना गुजरना शुरू हो गया, तो अब हो गया इससे 6 से ज्यादा हो गया, क्योंकि बहुत सारे लाइन इससे गुजरना शुरू कर दिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है कि एक एरिया से होकर के कितना गुजर रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी डेंसिटी है उसकी, इसकी घनत्व कितनी है, कितनी घनत्व के मैग्नेटिक ऑफ लाइन
ये सॉरी इलेक्ट्रिक अफलाइन इससे होकर के क्रॉस कर रहा है। जितनी इलेक्ट्रिक अफलाइन इस सरफेस से होकर के पास करे वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? फ्लक्स। क्या कहलाएगा? फ्लक्स। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो आइए कुछ फिगर्स बनाए यहां। मान लेते हैं कि ये क्या है? रे है। ये क्या है? रे है, एक किरण है। और यह क्या है? एक सरफेस है। सरफेस मैंने आपको पहले से बता दिया, इस रूप में है सरफेस, इस रूप में एक सरफेस है, इस रूप में। इसको इस तरह से लगा है और इससे होकर के रे पास हो रहा है। इससे होकर के क्या हो रहा है? रे पास हो रहा है। तो इससे होकर के कितने रे पास हो रहा है? इससे होकर के कितने रे पास हो रहा है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम कि इससे होकर के कितने रे पास हो रहा है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो एक यूनिट एरिया में कितना पास कर रहा है? एक यूनिट एरिया, एक छोटा सा एरिया में कितना पास कर रहा है, उनको इस पूरे एरिया से, इसकी लंबाई और चौड़ाई से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? इसका पूरा एरिया निकल जाएगा ना। इस एरिया से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि इससे होकर के कितने रे पास हो रहा है। एक यूनिट एरिया में, एक छोटा सा एरिया में कितना पास हो रहा है। अब इसका टोटल गणना करने का तो एक ही उपाय है। एक छोटा सा यूनिट में, पर यूनिट में कितना पास हो रहा है उसको हम टोटल एरिया से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा इसका कि इससे होकर के टोटल रे कितना पास हो रहा है। यानी अगर टोटल रे पास का बात करें, रे पासिंग का अगर बात करें तो क्या हो गया? यहां इस एरिया में रे पासिंग पर यूनिट एरिया क्या? तो इसके कुछ देर के लिए इसको साफ करते हैं। रे पासिंग पर यूनिट एरिया, और ये टोटल एरिया, यानी एरिया कैसे निकाले? तो इसका एरिया बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे लंबाई और चौड़ाई। ये हो गया इसका क्या? एरिया। तो इसी को लंबाई और चौड़ाई ना लिख करके हम पूरा क्या लिख दिए? इस एरिया को लिख दिए। तो इससे क्या हो जाएगा? टोटल निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा कि इससे होकर के कितना पास हो रहा है। इसको, इस रे को, इस इलेक्ट्रिक अप्लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइन, इसको कुछ देर के लिए हम रे मान लिए। क्या मान लिए? रे, किरण। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि एक यूनिट में कितना होता है। उस यूनिट को हम क्या करेंगे? टोटल इस एरिया से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा कि कितना इससे होकर के रे पास हो रहा है। अब देखिए, ये पहले इस तरह से परपेंडिकुलर था। अब क्या किए? रे इतना ही जा रहा है। इसमें कितने टोटल रे था? 5। तो हम कहे यहाँ क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स को F से लिखते हैं तो फ्लक्स कितना हो गया? 5 मान लेते हैं, 5। अब क्या है? इसको क्या किया? थोड़ा सा टेपट कर दिए, तिरछी कर दिए। तो अब जब इसको तिरछा करेंगे, इसकी लेंथ सेम है, इसकी लंबाई सेम है, लेकिन तिरछा करने के बाद क्या हुआ? ये कम एरिया को घेर रहा है, क्योंकि जब ये इसको तिरछा किए तो इसका जो हाइट है ये क्या हुआ? कम हो गया। इसकी अपेक्षा क्या हुआ? कम हो गया। कम, यहां ये 5 तक जा रहा था, लेकिन इसी को क्या करें? देखो आप यहां से यहां तक की एरिया देख लो, यहां से यहां तक देखो, ये कर दिए। अब इसी को थोड़ा सा अगर कर दिए टेढ़ा, अगर इस तरह से टेढ़ा कर दे, देखो पहले हाइट कहां था? यहां था। अब हाइट क्या हो गया? यहां से यहां हो गया, है ना। तो पहले अब सोचो कि इससे होकर के जो पास हो रहा होगा रे, ये तो यहां से ऊपर से निकल जाएगा। इससे होकर के जो पास हो रहा था रे, ये क्या होगा? इससे ऊपर से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका हाइट जो है, ये जो है इसका, ये कम हो गया, नहीं हुआ। तो इसमें कितना पास हो रहा है? 4। यहां कितना हो रहा था? उतना ही, रे इतना ही जा रही है, लेकिन क्रॉस, एक सरफेस से होकर के क्रॉस कितना हो रहा है? तो आप कहोगे 4। तो यहां फ्लक्स क्या हो जाएगा? 4। क्योंकि इसका एरिया पर डिपेंड करता है ना, लेकिन एरिया ये भी डिपेंड करता है कि एरिया किस तरह से है, परपेंडिकुलर है या पैरेलल में है। अगर इस तरह से पैरेलल लगा दे, जैसे कि यहां हो गया,
यहाँ पैरेलल इस तरह से लगा देंगे तो कितने रे पास करेंगे, सारे अगल बगल से निकल जाएंगे, सारे अगल बगल से निकल जाएगा, क्योंकि इसका एरिया में तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्लक्स, तो फ्लक्स हो जाएगा 0, क्योंकि इससे होकर के एक भी फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा है, पास नहीं कर रहा है, ये सारे ऊपर से नीचे से। क्षेत्रफल वही है, क्षेत्रफल वही है, लेकिन ये लगा हुआ किस रूप में है, पैरेलल में। इसी को अगर परपेंडिकुलर लगाते थे ये इससे होकर के क्रॉस होता, लेकिन ये किस रूप में लगा हुआ है, पैरेलल में। ये सरफेस भी देखना होगा कि एक किस रूप में लगा हुआ है। चलिए आप एक देख लिए हमने, 5 यहाँ रे पास हो रहा तो हमने कर दिया फ्लक्स 5 है। यहाँ थोड़ा सा तिरछी करके लगाए तो इसमें कितने पास हो रहा था, क्योंकि इसका हाइट है, क्या हो रहा था, कम हो रहा था, कुछ ऊपर से रे निकल रहा था, तो यहाँ कितना हो गया फ्लक्स 4, क्योंकि इसका एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है ये एंगल किस, क्योंकि ये खास एक एंगल पे बना हुआ है, कितना पे, इस खास एंगल पे। और दूसरा क्या है एक चीज कि यहाँ क्या था कि दूर दूर था, रे दूर दूर था, और इसी रे को यहाँ क्या किए, बढ़ा दिए, इसकी डेंसिटी घनत्व को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब इतना ही एरिया से ज्यादा फ्लक्स गुजरना शुरू कर। पहले कितने फ्लक्स गुजर रहे थे, कम फ्लक्स गुजर रहे थे, कितने 5, लेकिन अब क्या हुआ, इसकी डेंसिटी बढ़ा दिए, इसके घनत्व अगर बढ़ा दिए तो इसी एरिया से होकर के क्या हो गया, ज्यादा गुजरना शुरू हो गया, इसी एरिया से क्या हो गया, ज्यादा गुजरना शुरू हो गया। तो यहां फ्लक्स का मान कितना हो गया, 8। अब देखो क्या चेंज किए, कुछ नहीं, सरफेस तो यही है, सरफेस यही है। इस सरफेस को पहले परपेंडिकुलर लगाए थे, इससे क्रॉस हो रहा था, तो यहाँ कितने रे पास हो रहा था, तो हमने कहा 5, तो फ्लक्स हो गया 5। यहाँ इसको थोड़ा सा एक एंगल पर लेकर के इसको तिरछा कर दिए थे, तो देखिए इसका हाइट कम होने की वजह से ये घट गया था, कुछ ऊपर से निकल रहा था, तो हमने कहा कि फ्लक्स कितने हैं, 4, क्योंकि इससे होकर के 4 ही फ्लक्स यानी 4 फ्लक्स क्रॉस कर पा रहा था, तो हमने कहा 4। यहाँ क्या हुआ, फ्लक्स यहाँ रे की डेंसिटी क्या की है, बढ़ा दी, रे की डेंसिटी क्या की है, बढ़ा दी, घनत्व बढ़ा दी। अब इसी से होकर के ये परपेंडिकुलर लगा, कितने क्रॉस हो रहे हैं, तो आपने कहा क्या 8, तो इसका फ्लक्स हो गया 8। कुछ चेंज नहीं किए, इसी में सारा कुछ चेंज किया। आइए तो इसका कैलकुलेशन के थ्रू कुछ देखते हैं। तो पर यूनिट एरिया, इसको साफ कर देते हैं, ये रहने दो आप। तो ये हो गया आपका पर यूनिट एरिया, और ये किसका एरिया है, ये आपका सरफेस का एरिया है, इसका एरिया है ये सरफेस, जिससे होकर के रे पास हो रहा वो एरिया ये है, यानी इसको a इंटू बी में भी लिख सकते हैं, लेकिन a इंटू बी नहीं लिखेंगे, एरिया लिख दिए। अब यहां देखिए, यहां जब इस तरह से थोड़ा क्रॉस एक एंगल पे है, तो यहां क्या हुआ, इसका कुछ न कुछ क्या हुआ, इस तरह से घट गया, नहीं घटा, हाइट क्या हुआ, यहां से यहां देखे हाइट क्या हुआ, कम हो गया। इसका लेंथ अगर b था तो अभी भी b है, ये b भी क्या है, b है, लेकिन ये क्या है, ये घट गया। ये जैसे इसको अगर इस एक एंगल पे लिए तो क्या हुआ कि कुछ ऊपर से निकलना शुरू हो गया, यहां से हाइट ज्यादा था, यहां से कम हो गया, तो इससे होकर के क्या हुआ कि कम गुजरना शुरू कर दिया। तो अगर इस रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, इस रूप में अगर लिखे तो इस रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे रे पासिंग पर यूनिट एरिया, और इस एरिया को कैसे निकालें, क्योंकि ऐसे अगर तिरछी करे तो इससे कम होकर रे गुजरेगा, क्योंकि कुछ ऊपर गुजर जाएगा, तो इसमें तो एंगल लेना होगा, एक एंगल तो लेना होगा इस तरह से, तो ये एंगल आ जाएगा, इसका ये एंगल आएगा। तो इस एंगल को कैसे निकालेंगे, तो इस एंगल को निकालने के लिए इस तरह से बना दे, तो कॉस के रूप में, तो इस एरिया में क्या लगा देंगे, ये पर यूनिट एरिया a इंटू में कॉस थीटा, कॉस फाई लगा दिए, क्या लगा दिए, कॉस फाई। अब देखिए पहले परपेंडिकुलर था तो उससे कितना गुजरा ये समझ में आया, अब थोड़ा सा एक एंगल में लिए तो कितना गुजर रहा है इसका पता चला। दूसरा चीज क्या, इस पे डिपेंड करता है डेंसिटी पर, डेंसिटी। अब पहले के लिए अगर है तो ये फार्मूला लगा दिए, दूसरे के लिए है तो ये फार्मूला लगा दिए, लेकिन तीसरा में डेंसिटी बढ़ रहा है, तो अब पर यूनिट डेंसिटी की बात करना होगा कि पर यूनिट डेंसिटी कितने हैं, पर यूनिट डेंसिटी कितने हैं।
तो पर यूनिट का बात कर रहे थे, तो इसमें पहला के इस केस के लिए ये फॉर्मूला लगाए कि रे पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। एरिया किसका? सरफेस का एरिया। ये एरिया है आपका सरफेस का। दूसरा इस केस के लिए, दूसरे के लिए, ये पहला के लिए है। दूसरा का अगर बात करें तो रे पासिंग में रे पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू ये एरिया जो है, इसमें कॉस थीटा क्यों लगाएं? तो आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। एरिया वही है लेकिन थोड़ी तिरछी होने के, एक एंगल पर आने के कारण क्या हो रहा है कि उसका पास होने का जो क्वांटिटी है वो कम हो रहा है। तीसरा के लिए क्या लिखेंगे? इस तीसरा के लिए तो लिखेंगे पर यूनिट डेंसिटी, रे पासिंग पर यूनिट डेंसिटी। तो क्या लिखेंगे? रे डेंसिटी लिख लो आप, रे डेंसिटी एरिया, और ये परपेंडिकुलर है तो इसका सीधा एरिया होगा, तो ये इसका सीधा एरिया आप लिख सकते हो। सीधा एरिया है तो सीधा एरिया लिख लिए। अब यहां तीन चीजें आ गया, तीन तरह के, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। यहां जो चौथा जो है, चौथा में इस एरिया से पास ही नहीं हो रहा है, एक भी पास नहीं हो रहा है, क्योंकि ये किस रूप में है? पैरेलल में है। तो इसमें फ्लक्स सीधा सीधी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये एरिया इसमें नहीं आएगा। यहां क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि इस एरिया से कुछ पास ही नहीं हो रहा है। ये जीरो आ जाएगा तो टोटल क्या आ जाएगा? जीरो। ये अगर जीरो आ जाएगा तो टोटल इसमें क्या आ जाएगा? जीरो। नहीं आ जाएगा जीरो, ये टोटल आ गया क्या? जीरो। अब ये तीनों के लिए अलग अलग करके देखते हैं हम लोग। तो हम लोग बात किस कर रहे थे? इन तीनों का। आइए अब क्या करते हैं, इन तीनों फार्मूला जो अलग अलग बनाया, इसमें कॉस फाई लिखना है। इन तीनों जो अलग अलग फार्मूला बनाए हैं, इन तीनों को एक साथ अगर मिलाएं तो क्या बन रहा है? आइए इन तीनों को क्या करते हैं? एक साथ बनाते हैं। तो एक साथ बनाने के बाद अब निकालना है फ्लक्स। क्या निकालना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स में अगर बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो फ्लक्स को किस में लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखिए क्या है कि लाइन डेंसिटी पर यूनिट एरिया इंटू एरिया कॉस फाई। क्योंकि इसका एंगल, किसका बात कर रहे थे? इसका एंगल। अब इसमें एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो अभी इस तरह से थे, इस तरह से इतना लाइन पास हो रहा था ना, ये लाइनें आपका क्या हो रहा था? पास हो रहा था। ठीक है। जब इसको एक एंगल पे लिए, इसी को थोड़ा एंगल पे लिए, तो ये कैसे आ गया होगा? ऐसे आ गया होगा ना, ऐसे आ गया। अब यहां से पहले यहां से इलेक्ट्रिक ऑफ लाइन इधर से गुजर रहा था, इधर से गुजर रहा था, अब यहां से गुजरना, अब कम गुजरना। तो ये जब रे इस यूनिफॉर्म में जाता होगा, इस रूप में जाता होगा ना, तो इसको हम यहां बनाते हैं। तो ये बन गया किस रूप में? पहले ये यहां था, अब इसको जब एक एंगल पे ले लिए तो ये आ गया यहां। यहां कितना डिग्री का एंगल बनता था? 90। कितना बनता था? 90। अब जब वेक्टर की बात करें, वेक्टर एरिया की बात करें कि इससे होकर के जो गुजर रही है, पहले तो इस तरह से गुजर रहे थे सारे इलेक्ट्रिक ऑफ लाइन। अब जब यहां आया तो यहां किस रूप में गुजरेगा? यहां से ये 90 है तो इसके साथ क्या करेंगे? 90 बनाएंगे। यहां 90 है तो यहां क्या बन जाएगा? ये 90 बन जाएगा। तो ये थीटा, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? बराबर होगा।
ये आ गया आपका वेक्टर एरिया। क्या आ गया? वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया ये आ गया। इसका जब बात करें इस एंगल का, तो इस एंगल के रूप में ये आएगा, इस एंगल के रूप में। तो इसको अब ये डेंसिटी है, अब इसे क्या किस रूप में लाना है? वेक्टर के रूप में। तो कैसे लाएं? एक चीज तो पता है कि डेंसिटी लाइन ऑफ फोर्स, क्या डेंसिटी लाइन ऑफ फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी इलेक्ट्रिक लाइन को डेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बढ़ता है। इसको अगर आप इंक्रीज करो तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर इसको डिक्रीज करो, इसको अगर डेंसिटी को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ डेंसिटी को अगर क्या करें? डिक्रीज करें, तो मैग्नेट इलेक्ट्रिक लाइन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसके स्थान पर यानी इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पर, ये टोटल के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो आप इसके स्थान पर क्या करो? इसको लिख दो। तो इसको क्या लिखेंगे? ये लिख लो आप, इसको साफ करते हैं हम। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख दें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू में cos फाइ। ये क्रॉस मत समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस से लिखते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर तो आपको पता ही है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को हम इस रूप में लिखेंगे। और ये एरिया और कॉस ये आ गया, तो इसको ही भी क्या करेंगे? वेक्टर में ले लेंगे। तो इस तरह से ये आ गया आपका फ्लक्स। ये फ्लक्स बराबर ये हो गया आपका। कि कितना फ्लक्स अगर निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन ये फ्लक्स जो है आपका, ये फ्लक्स है किसके लिए? मैग्नेटिक अफलाइन जो कांस्टेंट हो तब। जब मैग्नेटिक अफलाइन कांस्टेंट हो इसके लिए। अगर वेरिएबल हो तो हम इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे। तब हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लगाएंगे। तब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लगाएंगे। विदाउट इंटीग्रेशन का नहीं हो सकता है। ये तो हो गया सरफेस की अगर बात करें। आइए सरफेस की अगर बात करें तो सरफेस सिर्फ हम लोग एक रूप में देख लिए कि इस रूप में सरफेस, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस रूप में ही सरफेस होता है। सरफेस तो कई रूप में भी हो सकता है। जैसे मान लो आप क्यूब के रूप में हो, क्यूब के इस रूप में भी आपको हो सकता है। इस रूप में भी हो सकता है। ये तो इस रूप में अगर हो, इस रूप में अगर हो, तो जिधर से इलेक्ट्रिक अफलाइन इन करता है उधर हम करते हैं माइनस। क्या कहते हैं? माइनस। जिधर से आउट होता है इधर कहते हैं क्या? प्लस। क्या कहते हैं? प्लस। इस रूप में हो सकता है। अब इसका सरफेस का अगर बात करें तो दो तरह के सरफेस आ गया। एक सरफेस आ गया कि इस तरह से जो पूरा ये भरा हुआ हो, एक तरह से पूरा इस तरह का सरफेस आ गया। तो दो तरह के सरफेस में दो तरह के सरफेस हो गया। सरफेस आ गया आपका कितने तरह के? दो तरह के। एक आ गया ओपन, जो अभी बात की हम लोग, इस तरह का जो सरफेस था वो ओपन था। एक आता है क्या? क्लोज सरफेस। एक आ गया ओपन, एक आ गया क्लोज। एक में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो ये कांस्टेंट था। कौन सा था? कांस्टेंट था। लेकिन एक वेरिएबल भी आ सकता है। क्यों? कोई जरूरी नहीं है कि इस पूरा एरिया में, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, एरिया में जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइन है ये पूरा भी यही हो।
यहाँ ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। और ये किसके लिए, अभी तक जो हम लोग निकाले थे, ये किसके लिए निकाले थे, कांस्टेंट के लिए, ये कांस्टेंट के लिए। तो ज्यादा हमें नहीं जानना है, अभी तक जो निकाले बस, अब इसकी क्या क्या क्वालिटी है ये सारी चीज लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए सरफेस लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द रिफरेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि किसी सरफेस से होकर के परपेंडिकुलर रूप से जितने जितने इलेक्ट्रिक ऑफ फील्ड क्रॉस करे, उसके संदर्भ में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है। दूसरा लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्टमीटर विच इज आल्सो इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका क्या है, यूनिट है। तो कैसा रहा आज का क्लास? अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू।